हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है बिकॉज यहाँ पर हम लोग कोड कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। क्रिएट अ सैंपल रिग्रेशन डेटा इन 10 मिनट्स। जल्दी से चलते हैं, बट उससे पहले यार जिन्हें लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना। टाइम वेस्ट नहीं करते, इंस्टाग्राम पे चलते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छा कंटेंट आता है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले कि हमने क्या लास्ट वीडियो में देखा था। सबसे लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने एक एक्स वेरिएबल से डिफाइन किया था एक एनपी एरे, और y से हमने डिफाइन किया था एक एनपी एरे जिसका डायमेंशन हमने ऑलरेडी देख रखा था कि कैसा डायमेंशन और शेप है, और उसको मैंने जानबूझ के एक लीनियर रिग्रेशन के टाइप में मैंने एक लीनियर लाइन में प्लॉट कर रखा था ताकि मुझे चाहिए एक मॉडल ताकि जो हम आगे की वैल्यूज है वो प्रिडिक्ट कर पाए, आगे फ्यूचर में जो वैल्यूज मैं उसको देना चाहता हूँ वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाए। फिर एक रिलेशनशिप देखा था कि हमने हाउस प्रेडिक्शन का जो एग्जांपल लिया था पिछले वीडियोस में, अगर नहीं एक्सेस किया तो जरूर से कर लेना क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसके बाद हमने डायमेंशंस चेक किए थे, फिर उसके बाद हमने कन्वर्ट किया था फ्लोट 32 में बिकॉज फ्लोट 64 में आ रहा था और ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा था, और उसको मैंने फ्लोट 32 में कन्वर्ट करने के बाद काफ़ी फास्ट बना दिया। मेरे को मॉडल फास्ट चाहिए, मेरे को मॉडल फास्ट चाहिए तो लॉस फंक्शंस जो हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। तो स्टेप्स इन मॉडलिंग विद द टेंसरफ्लो, ये सारी चीज़ें एक और बार देख लेते हैं। क्रिएटिंग अ मॉडल, डिफाइन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स एज वेल एज हिडन लेयर्स इन अ डीप लर्निंग मॉडल। हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि इनपुट लेयर्स तो चाहिए ही चाहिए, आउटपुट लेयर्स भी चाहिए, प्लस हिडन लेयर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसमें हिडन न्यूरॉन्स होते हैं, वो पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं और उसमें से प्रिडिक्शन आउटपुट निकालते हैं, रिप्रेजेंटेशन आउटपुट जो ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें पीपीटी में देख रखी है। कंपाइलिंग द मॉडल, ओके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम लोग लॉस फंक्शन के बारे में पता करेंगे कि लॉस फंक्शन होता क्या है। लॉस फंक्शन अगर देखा जाए तो द फंक्शन विच टेल्स आवर मॉडल हाउ रॉन्ग इट इज, ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑप्टिमाइजर क्या होता है, टेल आवर मॉडल हाउ टू इम्प्रूव द पैटर्न्स इन इट्स लर्निंग, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, व्हाट वी कैन यूज टू इंटरप्रेट द परफॉर्मेंस टू ऑफ आवर मॉडल, चलो ये भी चीज देखेंगे। फिटिंग अ मॉडल, लेटिंग अ मॉडल टू नो इट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स पैटर्न बिटवीन एक्स एंड वाई, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे हम लोग फिट कर रहे हैं मॉडल को, और फिट करने के बाद हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर बीच में पैटर्न्स क्या है। तो कोड करने से चलो ये सारी चीज़ें तो हम लोग थ्योरी में पढ़ ली, अब थ्योरी का इतना फायदा है नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें स्टेप्स होनी चाहिए, उसके बाद तो हमें इंप्लीमेंट ही करना है फिर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हम मेजर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि वहीं काम आने वाला है। टी एफ डॉट सबसे पहले ना एक टी एफ डॉट रैंडम डॉट सेट सीड कर देते हैं 42 क्योंकि मेरे वैल्यूज जो आने वाले हैं वो शायद तुम्हारे भी वैल्यू सेम आए, इसीलिए मैंने एक रैंडम सीड पहले ही से डाल दिया ताकि ऐसे वैल्यूज में चेंज ना आए, फिर तुम कल को बोलोगे यार तुम्हारी तो अच्छी एक्यूरेसी है फिर मेरी वैल्यू एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि मैं जीपीयू यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जीपीयू ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग जो वैल्यूज यूज कर रहे हो वो भी तुम लोग वैल्यूज यूज करना, तो सेम ही एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम आएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कहाँ से आया तो यार सीक्वेंशियल मॉडल का ना एक बार ये पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में ना ये इसकी लिंक डाल दूंगा कि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको पढ़ लेंगे ना तो फिर बाद में सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि ये तरीका होता है एक लिखने का, बहुत पुराना तरीका होता है, वैसे बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है कि सब मोस्टली 70% लोग यही देखते हैं, 90% जो बाकी के 30% होते हैं वो नए तरीके से लिखते हैं, जो ऑलरेडी मैं लिखने वाला नए तरीके से। फ्रॉम केरास डॉट मॉडल इम्पोर्ट सीक्वेंशियल, क्योंकि मेरे को ये मॉडल चाहिए। फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स इम्पोर्ट डेंस लेयर, क्योंकि मेरे को ये डेंस लेयर अभी के लिए चाहिए, बाकी जितने भी लेयर्स है ना उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें क्या सारी चीज़ें सिंटैक्स चेंज होती है और क्या कैसे हम इम्पोर्ट कर सकते हैं उस सारी चीज़ों को। फ्रॉम केरास डॉट लॉसेस इम्पोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर फ्रॉम केरास, इसके बारे में ना हम अच्छे से देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें ना एक बार देख लेते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर का ये डेफिनेशन होता है, इसका भी एक बार तुम लोग डेफिनेशन पढ़ लेना जिसकी वजह से ना क्लियर हो जाएगा कि हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों डिफाइन कर रहे हो और क्यों चाहिए हमें, क्योंकि एक वन ऑफ द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी मशीन लर्निंग में पढ़ के आए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है मीन एब्सोल्यूट एरर तो यार हम नई प्लेलिस्ट निकालने वाला है जरूर से जल्दी से, जैसे ये डीप लर्निंग का प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा तो मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट आएगा। ठीक है, तो क्रिएट अ मॉडल यूजिंग सीक्वेंशियल एपीआई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे सीक्वेंशियल एपीआई का हम यूज़ होता है। अब मैंने इसको एपीआई क्यों बोला, पहले तो मॉडल बोल रहा था यार, एपीआई इसलिए बोला क्योंकि हम लोग सीक्वेंशियल मॉडल जो है वो बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए सीक्वेंशियल एपीआई, एपीआई का डेफिनेशन ही ये होता है एप्लीकेशन इंटरफेस, राइट। तो ये चीज़ है कि मॉडल को मैंने डिफाइन कर दिया इज इक्वल टू सीक्वेंशियल के फॉर्म में, सीक्वेंशियल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मॉडल डॉट लेयर सॉरी मॉडल डॉट एड डेंस लेयर ऐड किया मैंने इसमें, और उसका नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने रखे मैंने 1, तो ये काफी एक बेसिक सा रखा है कि मैंने वहाँ पे एक लेयर ऐड कर दिया डेंस लेयर, उसमें नंबर ऑफ हिडन न्यूरॉन्स कितने हैं 1 है। ठीक है, या एक लेयर है खाली, बस एक ही लेयर ऐड किया मैंने। ठीक है,
अब इसके बाद आता है कंपाइल, क्योंकि मेरे पास तो एक न्यूरॉन बन गया, एक इनपुट शेप है, एक हिडन लेयर है और एक मेरा है आउटपुट लेयर जो मेरे को कंपाइल करके बनाना है। तो ये मैं कंपाइल करके मैं उसको चीज़ बना दूंगा, मॉडल डॉट कंपाइल करूंगा तो लॉस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं तो ऐसे पुराने तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में एक और चीज़ देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन लॉस फंक्शन, ये सारी चीज़ें देखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर तो दे नहीं रखा है, ठीक है, तो चलो नहीं दे रखा है ये चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें, अगर नहीं दे रखा है तो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये लॉस फंक्शन तुम मैं तो ये चीज़ बोलूँगा कि तुम लॉस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करो कि लॉस फंक्शन MSC, ये सारी चीज़ें तुम स्क्वायर रूट करके भी तुम यहाँ से लिख सकते हो, तो वो एक फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो यहाँ पर। अगर ऑप्टिमाइज़र की बात करें तो ऑप्टिमाइज़र को तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि यार या तो तुम यहाँ पर डिफाइन कर दो ऑप्टिमाइज़र बाहर, फिर ऑप्टिमाइज़र सेम चीज़ इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। मैं तो बोलूँगा कि पुराने तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ना क्या चीज़ होती है कि हमें लर्निंग रेट भी डिफाइन करना पड़ता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, नए तरीके से भी लिख सकते हैं, बट मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ ऑप्टिमाइज़र को लिखना पुराने के तरीके से, tf.keras.optimizer SGD। अगर तुम्हें एडम यूज़ करना तो यहाँ पर बस एडम लिख देने का हो गया, यहाँ पर अगर एडम लिखना तो यहाँ पे एडम ऐसे एडम लिख देंगे और बस काम हो गया अपना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सेम चीज़ नहीं लिख रहा, मैं अभी SGD लिख रहा हूँ, बिकॉज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मेरे को चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट है, नॉट कंपेयर टू एडम, बट मेरे को अभी इस डेटा सेट के लिए मेरे को लग रहा है कि SGD अच्छा काम करेगा। फिर फिट द मॉडल, कंपाइल तो कर दिया यार, मॉडल डॉट फिट करना है TF, बट अब ना क्या होता है कि जो हमारा डायमेंशन है ना, यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है कि यहाँ पर ना हमारा जो एक्स किया है उसमें एक इनपुट शेप ऑलरेडी चाहिए होता है। अभी टेंसरफ्लो के मॉडल में केरास जो है वो इंडिपेंडेंटली इंपोर्ट नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंटली इंपोर्ट हो सकता है बट उसके लिए ना एक एक्स्ट्रा डायमेंशन चाहिए होता है, जो एक इनपुट शेप के लिए एक एक्स्ट्रा डायमेंशन चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से हमने एक एक्सपैंड डायमेंशन किया है। ये हर बार नहीं करना पड़ेगा, ये डेटा सेट के हिसाब से करना पड़ेगा, तो टेंशन मत लो, ये चीज़ के बारे में ना हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इसका मतलब मैंने क्यों किया है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले, तो टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आने वाला है वो दैट इज डिजिट रिकॉग्नाइजर, ठीक है। उसमें हम लोग काफ़ी देखेंगे कि बेसिक मॉडल कैसे बनाता है, सीक्वेंशियल मॉडल कैसे ऐड करता है, CNN कैसे ऐड करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू डाल दी और एक्स इज इक्वल टू -1, दैट इज मैंने लास्ट रो में एक्सपैंड करके एक डायमेंशन डाल दिया, वाई रखा, और इपॉक्स का मतलब हमने ऑलरेडी देख रखा है, नंबर ऑफ इटरेशन हम लोग कितने करने वाले हैं, दैट इज 5। अगर तुम देख सकते हो इपॉक्स 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5 ऐसे लेके 5 of 5 तक गया, और लॉस भी यहाँ पर डिफाइन हो जाता है कि जब ये जो कंपाइल, जब मैंने इसको हिट एंड रन किया यहाँ पर, तो 1 of 5 के बाद सारी चीज़ें रन होने लग गई, और जिसकी वजह से लॉस फंक्शन भी मेरी वैल्यूज आने लग गई। जैसे लॉस फंक्शन अगर तुम एक स्टेटस देखोगे कि पहले 11.5 था, लास्ट में अगर देखोगे 10.9 था, मतलब अगर मैं इपॉक्स की वैल्यू बढ़ाऊं आगे जाके तो वैल्यू जो होगी वो कम होगी, और MAE की वैल्यू भी देखा जाए तो कम ही हो रही है। तो मतलब ये इपॉक्स से हम लोग ऐसे चीज़ें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हमारी लॉस फंक्शन को डिफाइन कर सकती है, MFI फंक्शन को डिफाइन कर सकती है। तो उससे पहले ना, तो ये सारी चीज़ें हमने बना तो दी, पर हमें तो मेन मोटो क्या अपना प्रेडिक्ट करना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई तो एक और बार ये थोड़ा सा पीछे जाके वापस देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया कि अभी बहुत बेसिक है, बट इसको डिटेल में आगे हम लोग प्रोजेक्ट्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो चेकआउट वाई, एक्स एंड वाई एक और बार फिर से याद कर लेते हैं कि एक्स और वाई मेरा क्या था, एक्स और वाई की वैल्यूज ये थी और y की वैल्यू ये थी, दोनों के बीच में रिलेशन क्या था कि अगर मैं x में 10 ऐड करूँ तो y की वैल्यू निकलेगी, राइट। अगर तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो अब एक काम करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, ट्राई एंड मेक द प्रिडिक्शन यूजिंग आवर मॉडल, ठीक है। ypred इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट 17। अगर मैं 17 करूंगा तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्रिडिक्शन कितना आना चाहिए, मतलब प्रिडिक्शन तो ठीक है, प्रिडिक्शन आना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर हमने देखा जाए, अगर मैं y में, अगर मैं x की वैल्यू 17 है तो मैं x में ऐड करूंगा 10 ऐड करूंगा तो मेरा y की वैल्यू 27 आना है। जिसने भी 27 गेस किया होगा तो कंप्लीटली राइट है, वो 27 अपना आउटपुट आना चाहिए, दैट इज द एक्चुअल आउटपुट। बट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ y प्रिडिक्टर, बट यहाँ पे तो 12 आ गया, अरे यार ये तो बहुत दिक्कत की बात है। डी टाइप का फ्लोट 32 है, वो तो हमने कन्वर्ट किया था बिकॉज हमें फास्टर मॉडल चाहिए था, ये तो बहुत ही गंदा है। 27 माइनस अगर मैं देखा जाए तो मैं 11 भी ऐड करूँ अगर उसमें, तो 23 बन रहा है, जो कि बहुत खराब एक्यूरेसी। तो मैं समझ गया, मेरे को एक्यूरेसी निकालने का भी मन नहीं किया क्योंकि बहुत खराब एक्यूरेसी है। और 27 और 12 काफी डिफरेंस है यार, 15 का डिफरेंस है, ठीक है, ये तो बहुत ही खराब वैल्यू है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं ना हम लोग कि इसको इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव द मॉडल्स को, मतलब इम्प्रूव बहुत तरीके हैं इसका हम लोग को एक्यूरेसी बढ़ाने का। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में ना हम लोग इम्प्रूव आवर मॉडल करेंगे, ये सारी चीजें रिवील नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिवील करूंगा बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बने रहना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अलविदा।